स्वागत है दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले एक विवाद शुरू हुआ था एनजीओज वर्सेस सरकार, यानी जो एनजीओ होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, उनका सरकार के साथ कुछ विवाद हो गया था। अगर हम अपना सिलेबस देखते हैं तो यूपीपीसीएस मेंस में जीएस 2 में एक 12th नंबर पर आर्टिकल आता है जिसमें हमारा डेवलपमेंट प्रोसेसेस में द रोल ऑफ एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी एसएचजीज, ये सब आते हैं। ठीक है, तो जो ये वीडियो है ये इसी टॉपिक पे बना है कि सरकार और एनजीओ बीच में क्या विवाद चल रहा है। एनजीओ की तरफ से एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ है, उसके साथ सरकार के इश्यूज चल रहे हैं। तो इसके माध्यम से हम ये समझेंगे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और सरकार के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, साथ में सरकार ने कौन सा कानून लेकर आया है जिसके बाद से उन्होंने एनजीओज के ऊपर नकेल कसी है। और तीसरा ये समझेंगे कि एनजीओज हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं। अगर वो बहुत प्रॉब्लम कर रही हैं तो उसको बंद कर देना चाहिए, लेकिन क्यों सरकार इसको अभी तक इसे लागू करती है और क्या सक्सेस रेशियो रहा है या सक्सेस स्टोरीज रही हैं, वो भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा। जीएस 2 का ये जो टॉपिक है नंबर 12 वाला, ये पूरा इस वीडियो के माध्यम से लगभग कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, जैसे कि मैं हर वीडियो का एक क्वेश्चन देता हूं मैं, तो इस क्वेश्चन पहले हम ये समझेंगे कि क्वेश्चन क्या होगा, उसके बाद हम पूरा वीडियो देख लेंगे। क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ एनजीओज इन आवर सोसाइटी अलॉन्ग द इश्यूज इन्वॉल्व इन देयर फंक्शनिंग। उनके कामकाज में शामिल मुद्दों के साथ हमारे समाज में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। और 250 वर्ड्स में आपको ये आंसर लिखना है ये। और ये जो क्वेश्चन है ये आप इस वीडियो देखने के बाद आप समझ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, स्टार्ट करने से दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। एक ऑनलाइन कोर्स हम आपको देते हैं 9 महीने का, बेसिक कोर्स यानी एनसीईआरटी प्लस एडवांस कोर्स। ठीक है, हर चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट के माध्यम से आपकी तैयारी कराई जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट के माध्यम से आपको चीज़ें याद कराई जाती हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं नहीं होता ऐसे। फीस जो है वो 2,999 रुपये एक ही बार पे करनी है आपको। 9 महीने का कोर्स है, प्री प्लस मेंस का कोर्स है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो 8317040152 कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। 1961 में एक इंग्लैंड के वकील थे आपके पीटर बेंसन, उन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें कि जो लोग जेल में होते हैं उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में एक प्रोटेक्शन दिया जा सके या उनके ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ा जा सके। तो उन्होंने नाम रखा एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल एनजीओ है, स्टार्ट 1961 में हुई इंग्लैंड में, उसका लंदन में शुरू हुआ। लंदन हेडक्वार्टर आज भी इसका लंदन हेडक्वार्टर है। और छोटे बड़े एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये लंदन के अंदर है। ठीक है, अच्छा, अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पहले लंदन में काम किया, उसके बाद इन्होंने बाकी देशों में अपना एक्सपेंशन किया। और जैसे इंडिया में जब आए तो एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया कहलाता है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया जो है वो उसका एक विंग है एमनेस्टी इंटरनेशनल का। ठीक है, अमूमन ये ह्यूमन राइट, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी के लिए लड़ता रहता है ये। ठीक है, अच्छा, अब जो सरकार के साथ विवाद हुआ, तो पहले विवाद समझते हैं क्या हुआ। एमनेस्टी बोलता है कि सरकार जो है वो उनको ज़बरदस्ती तंग कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। और जो वो लोग पैसा एक अपना फंड रेज करते हैं, देखिए एनजीओस पैसा कैसे कमाते हैं। एनजीओस पैसा कमाते हैं या तो कोई डोनेशन दे, आपको सरकार दे दे डोनेशन, ठीक है, या कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल लेवल पे कोई चैरिटी कर दे। ठीक है, एक तो तरीका वो होता है पैसा कमाने का। दूसरा तरीका होता है कि आपका फंड रेजिंग प्रोग्राम कर दे, यानी कि कोई एक प्रोग्राम किया उन्होंने और जो टिकट बेच के पैसा कमाया, तो वो होता फंड रेजिंग। और अगर मुझे याद है 2016 के मेंस में सोशल वर्क में सवाल आया था कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ फंड रेजिंग के अलग अलग क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो ये एक टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल कहता है कि सरकार जो उन पे एलिगेशन लगा रही है कि जो आप फंड रेज करते हो, जो पैसा लाते हो एमनेस्टी इंटरनेशनल, वो उससे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, यानी हवाला के तहत आप इसको काम कर रहे हो, और जो कि इलीगल है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल कहते हैं कि भाई जो सरकार यहाँ पे ये एलिगेशन लगा रही है हवाला वगैरह या जो करप्शन लगा रही है, ये गलत है। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है ये। ठीक है, सरकार बोलती है, सरकार ने कई एलिगेशन लगाए, सरकार बोलती है नाना जी बहुत दिक्कत है। सरकार कहती है कि पहले तो आप जो फंड रेज करते हो इसमें प्रॉपर तरीके से आपने इसको ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है, और ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। ये हवाला मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि किसी एक बैंकिंग, अगर आपको पैसा एक जगह से दूसरी का भेजना है तो बैंकिंग जो सिस्टम है उसको बाईपास करके आप पैसा भेज दो। यानी कि मुझे अगर लंदन में पैसा भेजना है तो अभी अमूमन कैसा होता है कि हम बैंक के माध्यम से पैसा भेजते हैं, लेकिन अगर मैं बैंक का इस्तेमाल ना करूं और किसी
बंदे को दें, हवाला जिस नेटवर्क होता है कि हम आपको पैसा यहाँ देते हैं, आप वहाँ पर डिलीवर कर देना, तो इसको कहते हैं हवाला नेटवर्क कहते हैं, जो बैंक का सिस्टम ना इस्तेमाल करे। तो मनी लॉन्ड्रिंग वहाँ से होती है, पैसा इधर से उधर ट्रांजेक्शन हो रहा है। कोई हो सकता है कि किसी कंपनी के द्वारा पैसा यहाँ पर आ रहा हो, वो जो पैसा है एमनेस्टी इंटरनेशनल वो उसको विदेश में कर रहा हो। तो ये सब चीज़ें जो सरकार ने एलिगेशन लगाए हैं, जिसको एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसको खारिज किया है। दूसरी बात बोला है कि आप जो हो वो विदेश से फंड लेते हो, विदेशी लोगों से पैसा लेते हो, सरकारों से पैसा लेते हो, और यहाँ पर आके आप एंटी नेशनल काम करते हो, एंटी नेशनल काम करते हो। मतलब विदेशों से पैसा लेकर आप हिंदुस्तान के अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। और उन्हें एग्जाम्पल दिया कि जो दिल्ली में जो दंगे हुए CAA और NRC वाले, और साथ में जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 हटी, उसको लेकर जो विवाद हुए, उसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल का एक इंपॉर्टेंट रोल था, ये सरकार कहती है, ये सरकार ने कहा हुआ है, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि आप इंटरनल पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा करते हो, कि भाई आप क्या मतलब, आप NGO हो, NGO वाला काम करो, वेलफेयर वाला काम करो, लेकिन आप इंटरनल जो पॉलिटिक्स होती है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, उसके अंदर आप हरकत करो। तो ये 3-4 एलिगेशन लगाए, मनी लॉन्ड्रिंग के लगाए, एंटी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगाए। उन्होंने कहा कि जो इंटरफेरेंस की जो आप पॉलिटिक्स करते हो उसमें आप किया, तो ये चीज़ें लगाई उन्होंने, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा कि दूसरी बात, जो एक हमारा कानून होता है FCRA, ठीक है, FCRA का मतलब होता है आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA। इसके तहत ही हम विदेशों से पैसा ले सकते हैं। यानी कोई NGO है, ठीक है, वो या तो पैसा इंडिया से लेगी या इंडिया से बाहर से लेगी। इंडिया से लेगी तो कोई दिक्कत नहीं, इंडिया से बाहर से आ रहा है, लेकिन अमेरिका से आ रहा है, दुबई से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो आपको FCRA एक्ट के तहत ही पैसा ले सकते हो, उसके जो एप्लीकेशन होते हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का है कि आप जो FCRA से पैसा लेते हो, 20 साल पहले लिया था, ठीक है, उसमें भी आपने कुछ ऐसे इरेगुलरिटीज़ दिखाई थी, कुछ ऐसे प्रॉब्लम दिखाई थी, जिसके 20 साल पहले, 20 साल के अंदर अलग अलग जो सरकारें रही हैं, चाहे वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी सरकार रही हो, चाहे मनमोहन जी की 2 टेन्योर रहे या मोदी जी का, सब ने आपके काम के खिलाफ कार्रवाई की है, ये सरकार का कहना है एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में, कि भाई जो आप FCRA के तहत पैसा लेते हो हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग मुल्कों से, अलग अलग लोगों से, और इंडिया में पैसा आता है, तो कहीं ना कहीं वो इरेगुलरिटीज़ हैं, जो सही ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और अलग सिर्फ ये मतलब कि मोदी सरकार ने ही आपके खिलाफ कार्रवाई की है, मनमोहन सरकार ने आप कार्रवाई की है, साथ में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कार्रवाई की थी इसमें, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने ये बोला कि सरकार ने, कि आप क्या करते हो कि FCRA से बचने के लिए क्या करते हो कि अपने जो 4 कंपनीज़ हैं, जो एंटिटीज़ हैं, ठीक है, उसके तहत आप पैसा मंगाते हो। मतलब एमनेस्टी इंटरनेशनल के 3-4 कंपनियां हैं, तो उसके तहत उन्होंने अलग अलग तरीके से पैसों का हेर फेर करना शुरू करता है। ये सरकार ने एलिगेशन लगाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर यूपी और एनडीए की बात करते हैं, जैसे सरकार ने कहा कि भाई सिर्फ ये मत बोलो कि मोदी जी ने ही आपको प्रॉब्लम की है, मनमोहन जी और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी आपके खिलाफ कार्रवाई की, तो ये सच है। इसमें आप देखिए कि 2010 से लेकर 2013 के बीच में लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा का जो पैसा था वो एमनेस्टी इंटरनेशनल को आना था, वो सरकार ने रोका मनमोहन जी गवर्नमेंट में। और 2014 के बाद लगभग 3 करोड़ रुपए का जो फंड है वो मोदी सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए रोका हुआ है, ये ठीक है। तो एलिगेशन लगी है हमेशा कि अलग अलग टाइम पे अलग सरकारों ने इनके ऊपर कार्रवाई की है, ये ठीक है। अच्छा, अब सरकार ने, ऐसा नहीं है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ ही कार्रवाई की है, ऐसा नहीं है। और भी NGOs हैं जिनकी जो परफॉर्मेंस के अंदर इरेगुलरिटीज़ हैं, जैसे कि एक कंपैशन इंटरनेशनल, अमेरिका की कंपनी थी, अमेरिका की NGO थी कंपैशन इंटरनेशनल, फोर्ड फाउंडेशन, वर्ल्ड मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी WMD, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन एंड नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी, इनके खिलाफ भी कार्रवाई सरकार ने की है। ये तो ऐसा कहना कि एमनेस्टी इंटरनेशनल कहे कि आप हमें सिर्फ बदले की भावना से हमारे खिलाफ कर रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। हमने बाकी NGOs के खिलाफ भी जिनमें इरेगुलरिटीज़ रही, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे का हेर फेर या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो इन्वॉल्वमेंट की जो बात करते हैं, अगर ऐसी बात है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, ठीक है। अच्छा, अब जब NGOs के बीच थोड़ा सा नकेल कसने की बात आई, तो सरकार ने एक एक्ट को पास किया है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन FCRA एक्ट जो है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो पहले हमने पुराना FCRA का देखा था, ये नया FCRA आया है 2020 में, कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। FCRA पहले भी था, FCRA फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट FCRA 2020, जिसको रामनाथ कोविंद जी ने साइन करने के बाद इसको कानून बना दिया है। NGO से पहले बोला था कि यार ये मत कीजिए, रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हमारे हैं उनसे उन्होंने गुजारिश की थी कि आप साइन मत कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि NGOs के काम करने में दिक्कत आएगी, NGOs काम नहीं कर पाएंगे, उनको जो अथॉरिटीज़ है, उनकी जो लिबर्टीज़ यानी जो फ्रीडम है, वो बहुत प्रॉब्लम करेगी। लेकिन कानून फिलहाल बन गया है, और इसमें 3-4 चीज़ें बातों पर कही गई, जैसे कि आपको दिल्ली के कुछ स्पेसिफिक ब्रांच होंगी,
वहाँ पर अपना बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। अभी अमूमन क्या होता है कि आप कहीं पर भी बैंक अकाउंट खोल सकते हो एनजीओ के नाम पे, लेकिन जो ऐसे जो खासकर जो बड़ी एनजीओज़ हैं जो बाहर से पैसा मंगाती हैं, तो उनके लिए तो एक बैंक अकाउंट तो कुछ दिल्ली में कुछ स्पेसिफिक चुनी हुई ब्रांचेज़ होंगी, वहाँ पर तो आपका अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिसमें कि मॉनिटरिंग आसान हो सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि स्टॉपिंग एनजीओज़ फ्रॉम ट्रांसफरिंग फॉरेन ग्रांट्स टू अदर रजिस्टर्ड एनजीओज़। अब ऐसा होता है, देखिए होता क्या, मदर एनजीओ होती है। मदर एनजीओ क्या करती है कि एक बड़ी एनजीओ होती है, वो उनके पास पैसा आता है और वो फिर काम अपने छोटी एनजीओ से काम कराते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक बड़ी एनजीओ बना दी और मेरे पास, मैं हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हूँ और मैंने 5 करोड़ रुपए का फंड मेरे पास आया, और जब अब मैं अकेले काम नहीं कर पाऊंगा तो क्या करूंगा, मैं छोटी छोटी एनजीओ जो अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में काम कर रहे हैं, तो उनको मैं अपॉइंट करूंगा और फिर उनको मैं पैसा दूंगा। तो मैं एज ए मदर एनजीओ कहलाऊंगा और बाकी लोग जो है वो एक नॉर्मल एनजीओ में काम एग्जीक्यूट करेंगे। तो सरकार ने बोला है, एफसीआरए जो एक्ट आया है 2020 का, उसमें बोला है कि आप मदर एनजीओ वाला काम नहीं कर सकते, आप अपना फंड जो आया है वो दूसरे एनजीओ को फंडिंग नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा बना रहता है। इसमें जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो विवाद हुआ है, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस की बात की, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत आती हैं। अमूमन होता क्या है, जो नेता लोग होते हैं या जो थोड़ा क्रिमिनल टाइप के जो थोड़ा सा होता है, वो लोग भी एनजीओज़ का मिसयूज़ बहुत करते हैं, ठीक है, एनजीओ का मिसयूज़ करते हैं, वो पैसा इधर से उधर हवाला के तहत लाने में बहुत ज़्यादा करते हैं। दूसरा क्या है कि लोअर कैप ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। क्या मतलब है कि ठीक है भाई, आपको काम करना है, अब आपने एम्प्लॉयज़ रखे हैं, ऑफिस है आपका एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का पैसा ही खर्चा हो सकता है। लेट्स सपोज आपका पूरा ऑफिस का खर्चा जो है वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि आपने जितना पैसा आपको आया कहीं से, आपको ग्रांट मिली सरकार की तरफ से या इंडिविजुअल लेवल पे, आपने दिखा दिया कि 50%, तो साहब 50% तो हमारा एक्सपेंसेस हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो ये नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप बड़ी बड़ी सैलरियां देना शुरू कर दो लोगों को, तो क्योंकि आपका जो काम है वो समाज सेवा काम है, तो आप जो पैसा, मैक्सिमम पैसा है वो देश हित में या समाज हित में लगाओगे, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों पे लगाओगे। तो इस पर रोक उन्होंने बोली है करने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बोली है कि आपका जो एक यूनिक एफसीआरए एक कोड रहेगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, मतलब हर एनजीओ को एक यूनिक एफसीआरए रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, तो वो सबको लेना जरूरी है, तभी उसके बाद ही आपका पैसा वहाँ से आ सकता है। अच्छा, चलिए कुछ बात करते हैं, कुछ फैक्ट चेक की बात करते हैं। 2019 में एक अशोका यूनिवर्सिटी थी, उसका एक बॉडी थी, सेंटर फॉर सोशल इम्पैक्ट एंड फिलैंथ्रोपी, यानी CSIP, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा असेसमेंट किया, बोला कि एफसीआरए का डेटाबेस से थोड़ा सा उन्होंने रिपोर्ट निकाली और उन्होंने देखा कि लगभग 10,000 से ज़्यादा जो एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन किए, 10,000 से ज़्यादा, उसको सरकार ने कैंसिल किया है। मतलब आप समझिए कि एनजीओज़ कितनी ज़्यादा एनजीओज़ हिंदुस्तान में हैं, जिसमें से 10,000 से ज़्यादा एनजीओज़ का एफसीआरए नंबर, यानी कि विदेशों से पैसा लाने का जो नंबर होता है, उसको सरकार ने 2015 में कैंसिल किया और 2017 में लगभग 5,000 जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया। तो सरकार जो है ना सिर्फ एमनेस्टी इंटरनेशनल बल्कि बाकी एनजीओज़ पे भी, जिससे बाहर से फंड आता है, उस पर बहुत ज़्यादा रोकथाम लगाने की कोशिश करती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ, थोड़ा सा है। देखिए, कभी कभी जो सऊदी अरब का जो फंडिंग आई हुई, मैं आपको एक ये टॉपिक है, वहाबिज़म का जो फैलाव हुआ हमारे हिंदुस्तान में, जो इस्लामिक जो कट्टरपंथ हुआ, उसमें आप देखेंगे कि जो वहाबिज़म जो आया, जो सऊदी अरब से जो कट्टरपंथ हमारे देश में इंपोर्ट हुआ, उसका मेन रूट जो है वो एनजीओज़ के माध्यम से हुआ। वो पैसा सऊदी अरब से यहाँ आता था, यहाँ पर वो ऐसे मदरसे, ऐसे मस्जिदें बनी जिन्होंने हिंदुस्तानी कल्चर को ख़त्म करके उन्होंने वहाबी कल्चर को प्रमोट करना शुरू किया, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि सरकार इस बात पे बहुत ध्यान दे रही है कि लगभग 10,000 से ज़्यादा, 15,000 से ज़्यादा एफसीआरए जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार ये देख रही है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और किस पर्पज़ के लिए आ रहा है, इस पर नज़र रख रही है वो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि आप ये देखो कि जैसे कि 93% से ज़्यादा जो एनजीओज़ हैं जो एफसीआरए में जो रजिस्टर्ड की हैं, वो दिल्ली से बाहर हैं। अभी यहाँ बात क्या कहेगी, दिल्ली में एक स्पेसिफिक, आपका स्पेसिफिक ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए, तो वो इसीलिए कहेगा कि 93% से ज़्यादा एनजीओज़ बाहर है। अब उस पर मॉनिटर करना, चेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिस पे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और देखिए, लेकिन अगर काउंटर करने की कोशिश करते हैं तो एक आप उसको बैलेंस करके आप देखो, 90% से ज़्यादा जो एनजीओज़ हैं वो, उन्हें कभी भी कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं मिला है।
ये रिपोर्ट में आई है कि 90% से ज़्यादा एनजीओज़ को कोई एफसीआर के माध्यम से, यानी कि जो विदेशों से पैसा आता है कोई बहुत बड़े अमाउंट नहीं मिला, लेकिन 10% एनजीओज़ हैं जिनको बड़े अमाउंट्स मिले हैं। ठीक है, तो अमूमन ये भी होता था पहले कि बड़ी एनजीओज़ को पैसा आता था और बाद में छोटी एनजीओज़ को ट्रांसपोर्ट हो जाता था। ठीक है, तो उस पर एक रोकथाम लगाई एफसीआर 2020 एक्ट ने लगाई है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बैलेंस करने के लिए कही गई हैं। ठीक है, और तीसरा जो मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैप होगा वो 20% ज़्यादा होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा है 50% ज़्यादा कैप दिखाने की कोशिश करते थे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि इससे ये एक जो पैसा आया है, ग्रांट आया, तो वो सही यूज़ होगा, मिस यूज़ नहीं होगा। अच्छा, अब जब ये एनजीओज़ पे ये नकेल कसी गई तो एनजीओ ने कहा कि आप जो ये एक्ट लाए हो इससे जो ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि जो लाल फीताशाही है, जो ये प्रशासन का कंट्रोल जो है वो एनजीओ पे ज़्यादा हो जाएगा और एनजीओज़ जो हैं वो काम नहीं कर पाएंगी और बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, काम करने में दिक्कत आएगी। तो सरकार अपनी बात कहेगी, एनजीओज़ अपनी तरफ से काम करते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी और एनजीओ और सेंटर के बीच में जो एक संबंध है वो खराब हो सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब सवाल आता है कि भैया ये एनजीओ इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है एनजीओ? देखिए, एनजीओज़ अगर आप देखिए देश की जब आज़ाद हुआ, ठीक है, तो 1960s में एनजीओज़ की ज़्यादा शुरू हुआ, 1960 से ज़्यादा का एक प्रचलन शुरू हुआ। जब देश आज़ाद हुआ तो सरकार को लगा कि उसमें उनके पास इतना नेटवर्क नहीं है या ऐसे संसाधन नहीं है कि जहाँ पर हम देश के जो बेसिक समस्या हैं, जैसे एजुकेशन हो गया या ओल्ड एजुकेशन हो गया या फैमिली प्लानिंग हो गया, ठीक है, ऐसी चीज़ों को हम अब हमारे प्रशासन के स्तर पे हम उसे देख सकें। तो सरकार ने कहा कि अगर समाज से ही लोग ऐसे आएंगे, जो कर्मठ लोग हैं, समाज से जो लोग आते हैं, जो काम करने की बहुत इच्छा होती है, समाज सेवा करने की इच्छा होती है, जो लेकिन जो राजनीति में नहीं जा सकते, ठीक है, तो उन ऐसे लोगों को बुलाया जाए जिनको थोड़ा सा पैसा दे दिया जाए और वो उस पैसे का वो सरकार का जो उस पैसे का काम वो हेल्प करेंगे समाज सुधारने के अंदर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग आए, 1960s से ज़्यादा आना शुरू हुए और ऐसा नहीं है कि समाज को सुधारने में एनजीओज़ का रोल नहीं रहा, एनजीओज़ का बहुत रोल रहा है। अगर आप फैमिली प्लानिंग देखोगे या ऐसी जगह पर काम करना जहाँ पर जैसे कि नक्सली इलाके में काम करना, वहाँ पे एजुकेशन फैलाना, लड़कियों को एजुकेशन, लड़कियों को साइकिल बांटना और एजुकेशन वगैरह, जो एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम किया है। तो यहाँ पर एनजीओज़ का बहुत है, वही समाज में जाते हैं, बिल्कुल गाँव, बिल्कुल एक कहते हैं ना कि लास्ट मैन तक, आखिरी इंसान तक जाते हैं और वहाँ पर जाकर उसको एक कनेक्टिविटी देते हैं शहरों से, उसको बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जो सरकार नहीं कर पाती है। अगर सरकार करने की कोशिश भी करेगी तो सरकार के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, सरकार पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा करना शुरू करेगी। ठीक है, क्योंकि सरकार पे अपॉइंटमेंट रखेगी, ऐसे लोगों को सैलरी देगी, सैलरी का खर्चा, एक्सपेंसेस खर्चा। सरकार ने कहा कि भाई थोड़ा पैसा दे देते हैं, थोड़े पैसे में अगर मान लो 10-15% वो अपने लिए रख भी लेगा तो कम से कम 70-80% तो वो खर्चा करेगा ना। तो सरकार इस बात को अंडरस्टूड करती है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब पैसा 70-80% वो खुद अपनी जेब में आता है और 5-10% ही खाली खर्चा होता है और या एनजीओज़ को एक टूल बन जाते हैं वो विदेशी ताकतों के, जिसमें कि फंडिंग के माध्यम से यहाँ पर अराजकता फैलना शुरू हो जाती है या यहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स में करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इसको देखना पड़ेगा। सारी एनजीओज़ ख़राब नहीं है। अगर सक्सेस स्टोरीज़ की बात करते हैं तो देखिए हेल्प एज इंडिया हो गया या क्राई हो गया या लेप्रा सोसाइटी हो गई, स्माइल फाउंडेशन हो गया, गूंज हो गया, ये सब बहुत सारे, जिन्हें प्रथम हो गया, जिन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। लेकिन फिर भी सरकार को ये देखना है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करें कि जहाँ पर एनजीओज़ को अपना काम करने की आज़ादी रहे। इतना ज़्यादा भी कहते हैं ना कि तार टाइट नहीं करना है जिससे कि वो काम ही ना कर सके, क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल तक सरकार नहीं जा रही है, ग्रास रूट लेवल तक आपका एनजीओज़ ही जा रही हैं। ठीक है, आदिवासी इलाके हो गए, पहाड़ी इलाके हो गए, नक्सली इलाके हो गए, अभी भी सरकार नहीं पहुंच पाई है, वहाँ पर एनजीओज़ पहुंची हुई हैं और एनजीओ ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि 2-4 खराब एनजीओज़ के लिए आप बाकी एनजीओ से काम करने में दिक्कत डाल दो। तो एक बैलेंस बनाकर चलना है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एनजीओज़ की रही है, खराब एनजीओज़ को बाईपास करना है, कानून ऐसे बनाने हैं जिससे कि खराब एनजीओज़ आगे ना आ सकें और एनजीओ जिस पर्पज़ से बनी है सोशल वेलफेयर के लिए, ग्रास रूट लेवल पर काम करने के लिए, उसका वो काम कर सके वो। तो बाकी ये दोस्तों, ये जो वीडियो था, इस वीडियो के माध्यम से हमने एनजीओज़ के ऊपर हमारा जो GS2 का टॉपिक है उसको हमने कवर कर लिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बिहाफ पे भले वो नाम ना इस्तेमाल करे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, लेकिन एनजीओ के ऊपर सवाल इस तरह आते रहते हैं और काफ़ी कुछ मैंने बता दिया है और इस टॉपिक को पूरा कवर कर लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आगे कुछ आपकी प्रॉब्लम होगी तो अगर कोर्स के बारे में जानकारी लेनी है तो आप मुझे 8317040152 पे कॉल करके कोर्स की जानकारी ले लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।